गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 22 मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र का आज ये भाग 8 है, यानी कि पार्ट 8 है। और इस पार्ट में हम बात करेंगे मानव में पाचन की क्रियाविधि के बारे में। तो मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि 5 चरणों में संपन्न होती है। वो कौन कौन से 5 चरण हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे और एक एक करके उनके बारे में डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले पाचन की क्रियाविधि का सबसे पहला भाग है भोजन का अंतर्ग्रहण, माने कि भोजन को इंटेक करना या अंदर लेना। भोजन हमारे भीतर जाने के बाद भोजन का होता है पाचन। इसे हम कह सकते हैं क्रियाविधि का दूसरा चरण। दूसरे चरण के बाद अर्थात पाचन के बाद जो तीसरा चरण होता है वो है पचित भोजन का अवशोषण। अवशोषण के बाद जिस भोज्य पदार्थ का अवशोषण किया है उसे शरीर में विभिन्न कार्यों में काम में लिया जाता है। उस घटना को कहा जाता है स्वांगीकरण। और अंत में जो अपशिष्ट बच जाता है उसका किया जाता है बहिक्षेपण, माने कि शरीर से उसे बाहर निकाल देना। एक एक करके हम सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण अगर सीधी सीधी बात की जाए तो भोजन को भीतर ग्रहण करने की प्रक्रिया। मनुष्य या जंतु द्वारा भोजन को भीतर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण चबाना और दूसरा निगलना। चबाने की प्रक्रिया में हमारे दांत पेशियां और जिह्वा, ये 3 अंग सहायक होते हैं। दांतों में सबसे पहले इंसाइजर द्वारा भोजन को काटा जाता है और काटकर उसका कुछ भाग अंदर लिया जाता है मुख गुहा में। उसके बाद मोलर और प्रीमोलर, हम बात कर चुके हैं अग्र चवर्णक और चवर्णक के बारे में। उन दोनों दांतों के द्वारा भोजन को अच्छी तरह से चबाया जाता है। जबड़े की पेशियां मजबूती के साथ भोजन को दबाती हैं और जीवा बार बार भोजन को दांतों के बीच में लेकर आती है, जिससे भोजन बारीक हो जाता है। भोजन की चबाने के साथ साथ भोजन में लार मिलाई जाती है और लार मिलने की वजह से भोजन एक तरह की लुगदी बन जाता है। इस लुगदी को बोलस या निवाला कहा जाता है। लार की सहायता से भोजन में इस तरह से बना हुआ निवाला या बोलस आसानी से निगला जा सकता है। जैसे ही भोजन चबने के पश्चात मुख गुहा में पीछे की ओर पहुंचता है, प्रतिवर्त क्रियाओं के माध्यम से वो भोजन अंदर की तरफ निगल लिया जाता है।
तो ये था हमारा अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट बात करते हैं पाचन के बारे में। तो पाचन की क्रियाविधि का दूसरा चरण जिसे हम पाचन कहते हैं। हमने पाचन के पहले हमने आहार नाल के बारे में अच्छी तरह से बात की थी और आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में हमने बात की थी। छोटा सा हम यहां पर बात कर लेते हैं। आहार नाल का पहला भाग था मुख और मुख गुहा, फिर था ग्रसनी, फिर था ग्रसिका, फिर था आमाशय, फिर था छोटी आंत्र, फिर था बड़ी आंत्र, मलाशय और अंत में गुदा या एनस। अगर हम पाचन की बात करें तो पाचन की क्रियाविधि या पाचन की क्रिया हमारी मुख और मुख गुहा में संपन्न होती है, पहला। दूसरा पाचन संपन्न होता है आमाशय में और उसके पश्चात छोटी आंत। शेष जगहों पर पाचन नहीं होता या नगण्य होता है। माने कि पाचन में हम बात करेंगे मुख और मुख गुहा में होने वाले पाचन के बारे में, आमाशय में होने वाले पाचन के बारे में और छोटी आंत में होने वाले पाचन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मुख गुहा में होने वाले पाचन के बारे में। ये हमारा कठोर तालु और ये कोमल तालु और उसके नीचे हमारी मुख गुहा। ये हमारा एपिग्लॉटिस है जिसे हम घाटी ढापन कहते हैं, जो हमारी श्वास नली को ढकता है। पीछे की तरफ जो नलिका है वो हमारी आहार नलिका है। क्लियर? तो हम बात करते हैं मुख गुहा में पाचन के बारे में। मुख गुहा में पाचन के लिए मुख्य माध्यम का कार्य करती है हमारी लार। यह पाचन का माध्यम है जिसकी पीएच लगभग 6.8 होती है, या यूं कह सकते हैं हम दुर्बल अम्लीय या हल्की अम्लीय माध्यम में होती है। इस अम्लीय माध्यम में लार में मौजूद एक एंजाइम जिसे टाइलिन या लारी एमाइलेज भी कहते हैं। ये टाइलिन या लारी एमाइलेज मुख में होने आने वाले भोजन में से स्टार्च का पाचन करती है। हम सभी जानते हैं स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, एक पॉलीसैकेराइड है।
इस पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन किया जाता है। और जल अपघटन के लिए माध्यम जो होगा उसकी पीएच होगी 6.8 पीएच। एंजाइम कौन होगा? अगर आपको समीकरण लिखनी है तो यही आप समीकरण लिख सकते हैं, ऊपर यहां लिख सकते हैं आप एमाइलेज। तो ध्यान रखिएगा, मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमारे भोजन में कई घटक होते हैं, कई अवयव होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ठीक है। उनमें से केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है। अगर बात करें कि कितना होता है तो हम कहेंगे कि बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि पाचन के लिए इतना समय हमारे मुंह में ये भोजन नहीं रहता, थोड़े से समय के लिए रहता है। तो थोड़े से समय में कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का बहुत कम ही पाचन हो पाता है, बहुत कम मात्रा का ही पाचन हो पाता है। तो आगे बात करते हैं। स्टार्च जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, इस पॉलीसैकेराइड को हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च को एमाइलेज द्वारा जल अपघटित कर दिया जाता है 6.8 पीएच पर, और इसे बदल दिया जाता है माल्टोज और अल्फा सीमित वर्ड बोलते हैं डेक्सट्रीन, अल्फा सीमित डेक्सट्रीन में। जो माल्टोज है वो एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब ये होता है कि दो अणुओं से, दो मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बनी होती है। जबकि अल्फा सीमित डेक्सट्रीन जो होती है वो लगभग 3 से 9 मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो हम कह सकते हैं ये डाइसैकेराइड है और ये ऑलिगोसैकेराइड है। हम जानते हैं 11th में हमने पढ़ा था 3 से 10 मोनोसैकेराइड के मिलने से जो बनता है वो ऑलिगोसैकेराइड है। तो ये ऑलिगोसैकेराइड है। नेक्स्ट बात करें, मुख में जो लार होती है उस लार में इस टाइलिन एंजाइम के अतिरिक्त एक और चीज होती है जो था बाइकार्बोनेट्स। इस बाइकार्बोनेट का भी महत्व है। अगर जो भोजन होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है तो मुख में जाने के बाद ये बाइकार्बोनेट्स उसे उदासीन कर देते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार हमारे मुख गुहा में पाचन होता है। वापस बात करें, मुख गुहा में पाचन के लिए कौन मौजूद होती है? लार मौजूद होती है। लार माध्यम का कार्य करती है जिसमें विभिन्न प्रकार के घटक मौजूद होते हैं। सबसे पहले भोजन का यांत्रिक पाचन किया जाता है मुख गुहा में, और यांत्रिक पाचन के दौरान भोजन में लार को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इस लार की पीएच 6.8 होती है। इस पीएच पर उसमें मौजूद एक एंजाइम, ध्यान दीजिएगा कौन सा एंजाइम है? टाइलिन या लारी एमाइलेज। ये टाइलिन या लारी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च को, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, का पाचन करता है और उसे डाइसैकेराइड्स में बदल देता है, जैसे कि माल्टोज, उसके अलावा अल्फा सीमित डेक्सट्रीन में। क्लियर? अल्फा सीमिक डेक्सट्रीन के लिए याद रखेंगे इसमें 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं। दूसरा मौजूद होता है इसमें बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट भोजन में आए अम्ल को कुछ उदासीन कर देता है ताकि पीएच ज्यादा नीचे ना गिरे। नेक्स्ट बात करें तो ये था हमारा मुख गुहा में पाचन। अब हमें पता है कि ग्रसनी में या ग्रासनाल में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। तो हमारा अगला पाचन कहां होता है? हमारा अगला पाचन होता है आमाशय में। ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे कि मुख गुहा में मोस्टली किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे ही आमाशय में
किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, क्योंकि वहां पर प्रोटीन पाचक एंजाइम ही पाया जाता है। होता वसा पाचक एंजाइम भी है, लेकिन वो ज्यादा सक्रिय नहीं होता। प्रोटीन पाचक एंजाइम की उपस्थिति के कारण भोजन यहां पर अधिक पाचित होता है। भोजन में प्रोटीन यहां पर अधिक पाचित होता है। नेक्स्ट बात करें। चलिए, तो आमाशय में जो माध्यम होता है पाचन के लिए वो है जठर रस। और जठर रस के घटक कौन कौन से हैं? वो हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, श्लेष्मा, प्रोटीन पाचक एंजाइम, पेप्सिनोजेन, और एक और चीज लाइपेज। इसे जठरीय लाइपेज भी कहते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं। इसमें जो HCl होता है वो माध्यम को अम्लीय बना देता है, और इसकी पीएच लगभग लगभग होती है 1 से 2। इसकी पीएच का मान 1 से 2 होता है, 1 या के और 2 के बीच में। आमाशय में ये HCl कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे कि सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य में है ये मुख गुहा में आने वाले एमाइलेज एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। इसकी पीएच बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा अम्लीय होता है, और ज्यादा अम्लीय में एमाइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। पीएच 1 से 2 होती है तो ये माध्यम को कैसा बना देता है? माध्यम को ये बना देता है अम्लीय। तो हम पहला काम कह सकते हैं कि माध्यम को अम्लीय बनाता है HCl। दूसरा काम होता है ये एमाइलेज को निष्क्रिय कर देता है। अति अम्लीयता के कारण भोजन में आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करें। भोजन में मौजूद कठोर अवयवों को सरल अवयवों में बदल देता है। क्लियर? और सबसे महत्वपूर्ण काम है HCl का, जो जठर रस में एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम, वो जब स्रावित किया जाता है तो उसे निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है। जैसे ही वो अम्लीय माध्यम में आता है, माने कि HCl में आता है, वो सक्रिय होकर बना लेता है पेप्सिन। क्लियर? तो यहां HCl के ये 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, माध्यम को अम्लीय बनाना, एमाइलेज को निष्क्रिय करना, जीवाणु को नष्ट करना, भोजन के कठोर अवयवों को सरल अवयवों में बदलना, और पेप्सिनोजेन को सक्रिय करना। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के पाचन के बारे में। तो हमारा जो सक्रिय पेप्सिन एंजाइम है, जब वो एक बार सक्रिय हो जाता है तो प्रोटीन
का पाचन करता है। और पाचन करके उसे सरल प्रोटीन में बदल देता है। कौन कौन से? प्रोटीओज, पेप्टोन्स, और पॉलीपेप्टाइड्स में। क्लियर? इसके अलावा एक और बात, हमारी जठरीय रस में लाइपेज भी होता है जो वसा का पाचन करता है, लेकिन ये इतना दुर्बल होता है कि वसा का पाचन नहीं कर पाता। ये केवल मक्खन में मौजूद सरल वसा, जिसे हम कह सकते हैं ट्राई ट्राइब्यूटाइरिन, उस ट्राइब्यूटाइरिन वसा का ये पाचन कर सकता है। नेक्स्ट बात करें तो ये तो काम हुए HCl के, पेप्सिन के और जठरीय लाइपेज के। श्लेष्मा की क्या भूमिका है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो श्लेष्मा होती है, ये श्लेष्मा हमारी आमाशय की भित्ति पर एक परत का कार्य करती है, एक परत के रूप में फैल जाती है, जिससे इतनी कम पीएच वाला अम्ल हमारी श्लेष्मा की वजह से आमाशय की भित्ति को पाचित नहीं कर पाता, माने कि कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता। इस लेयर की वजह से जो HCl है वो आमाशय की भित्ति या कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता और आमाशय की भित्ति अम्ल के पीएच से सुरक्षित रहती है। क्लियर? भोजन यहां 3 से 4 घंटे रहता है और उसका पाचन हो जाता है। वो एक पतली लई के रूप में बदल जाता है। इस पतली लई को काइम कहा जाता है। ये काइम धीरे धीरे जठर निर्गम अवरोधनी से होता हुआ छोटी आंत अर्थात ग्रहणी में चला जाता है। तो ये बात थी आमाशय की कि आमाशय में पाचन। वापस एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आमाशय में माध्यम होता है जठर रस और जठर रस में होता है HCl, श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन और जठरीय लाइपेज। सबसे पहले हमने बात करी HCl के महत्व के बारे में। तो HCl के लिए हमने कहा कि उसकी pH 1 से 2 होती है। वो माध्यम को अम्लीय बना देता है, आमाशय के माध्यम को। उसके साथ ही अम्लीय होने के कारण भोजन जो मुख गुहा से आया था उसमें जो एमाइलेज एंजाइम था वो निष्क्रिय हो जाता है। इसके अतिरिक्त भोजन में आए हानिकारक जीवाणु इस अत्यधिक पीएच पर नष्ट हो जाते हैं। भोजन जो कठोर घटक आए थे, कठोर अवयव आमाशय तक पहुंचते हैं, उन्हें सरल अवयवों में बदल दिया जाता है। HCl का सबसे महत्वपूर्ण काम जठर रस में मौजूद प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिनोजेन जो निष्क्रिय अवस्था में होता है उसे सक्रिय पेप्सिन में बदल दिया जाता है। फिर बात हमने करी पेप्सिनोजेन के बारे में। तो पेप्सिनोजेन को सक्रिय होने के बाद यह पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन को पाचित करके प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। उसके बाद हुई अगली जठरीय लाइपेज के बारे में। तो जठरीय लाइपेज क्या काम करता है? वसा, जो दुर्बल वसा है, मक्खन में मौजूद वसा ट्राइब्यूटाइलिन, उसका क्या कर देता है? पाचन कर देता है। अंत में श्लेष्मा, ये श्लेष्मा एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है और आमाशय की भित्ति को HCl से बचाती है।
तो आज के लिए इतना ही। आज ज्यादातर हमारा कोई डायग्रामेटिक नहीं था ये, इसलिए हमने प्रोजेक्टर का यूज नहीं किया। नेक्स्ट वाली क्लास में हो सकता है हम प्रोजेक्टर का यूज करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे छोटी आंत में पाचन। थैंक यू।